हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का। तो आज की ये इस सब्जेक्ट की पहली वीडियो है। अगर अन्य सब्जेक्टों की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अब आप लोगों को एक नया सेक्शन जो है देखने को मिल रहा होगा जिसमें लिखा होगा ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन। तो ये ज्वाइन जो है आप लोगों को ये बताती है कि आपको मेंबरशिप लेनी है। ठीक है, तो इसमें जो है मात्र 59 रुपये से आप मेंबरशिप ले सकते हैं और ये लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, एक बार मेंबरशिप ले लीजिए और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तब तक ये आपकी मेंबरशिप चलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है जितनी भी आंसर की आप लोगों को आती हैं, ठीक है, जितनी भी आंसर की आती हैं वो सभी आंसर कीज़ को हम एक फ़ोटो के रूप में जो भी उसका मतलब क्वेश्चन नहीं देंगे हम, लेकिन उन क्वेश्चनों का जैसे OMR शीट होती है उसी प्रकार से हम बता देंगे कि हाँ इसका ये वाला सही है या कौन सा सही है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को पता चल जाएंगी। उसमें एक पेज हम अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, आंसर की वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन आप लोगों को जो है आंसर की ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना और आप लोगों को मेंबरशिप के द्वारा ही, और अगर हम वीडियो वाली भी बनाते हैं, ठीक है, आंसर की यदि हम वीडियो वाली भी बनाएंगे तभी हम मेंबरशिप में ही रखेंगे उसको। ठीक है, उसको मेंबरशिप में रखेंगे और आप एक बार अगर ज्वाइन होते हैं फिर आपको बार बार पैसे भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा पैक है ये, और ये लंबे समय तक चलेगा, आपकी डिग्री आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये और आप लोगों ने अगर हाइप करना नहीं सीखा है अभी तक तो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, इसमें आप लोग जान सकते हैं कि कैसे हाइप किया जाता है। तो इस वीडियो को जो है कम से कम 3 बार हाइप करें, और जिससे जो है हमारी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है दोस्तों टॉपिक। तो इसका जो है टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस से मिलता जुलता है या नहीं है ये आप लोग जो है चेक कर लें। फ़िलहाल तो हमने उसी से सिलेबस निकाला है जो MJPR यूनिवर्सिटी में सिलेबस है। ठीक है, उसी से ये टॉपिक निकाले हमने। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों भाग 1। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले मृदा गुणवत्ता, स्वास्थ्य और अपशिष्ट भूमि, सॉइल क्वालिटी, हेल्थ एंड वेस्टलैंड। तो इसमें आ जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये योजना जो है भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में समस्याग्रस्त मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो किस काहे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, राजस्थान में है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मृदा गुणवत्ता मुख्य रूप से किससे संदर्भित करती है। तो मृदा गुणवत्ता जो है मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मृदा के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने की क्षमता को जो है मुख्य रूप से संदर्भित करती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में बंजर भूमि के एटलस के अनुसार सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि का प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, झाड़ीदार भूमि, झाड़ीदार भूमि। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य का जैव संकेतक किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, केंचुआ
संख्या को माना जाता है, केचुआ संख्या को माना जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है लवणीय और क्षारीय मृदा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आ जाता है साथियों पहला क्वेश्चन, जिसमें आ जाता है लवणीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है। विद्युत चालकता इसकी कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 4 ds/मीटर। ठीक है, ग्रेटर देन 4 ds/मीटर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मृदा का विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना होता है। तो इसका सोडियम प्रतिशत जो है कितना होता है, 15 होता है, लेस देन 15। इसका साथियों सी वाला सही है। ठीक है, ग्रेटर देन 15। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद ऊसर मिट्टी किसे कहा जाता है। सफ़ेद ऊसर मिट्टी किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, लवणीय मिट्टी को कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रासायनिक सुधार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा के सुधार के लिए कौन सी भौतिक विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी भौतिक विधि अपनाई जाती है, निक्षालन और जल निकासी की विधि अपनाई जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सोडिक मिट्टी का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। ठीक है, ग्रेटर देन 8.5, 8.5 से 10 तक होती है, 8.5 से 10 तक होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्लैक अल्कली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो ब्लैक अल्कली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, क्षारीय सोडियम मिट्टी है। क्या है, क्षारीय सोडियम मिट्टी है, क्षारीय या सोडियम मिट्टी है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जिप्सम CaSO4 2H2O में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है। इसमें जो है कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें 22% होता है कैल्शियम का। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मृदा में कौन से आयनों की प्रधानता होती है। तो कौन से आयनों की प्रधानता होती है, Cl और SO4 SO4 का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सोडियम सोखना अनुपात SAR ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा Na+ Ca+, फिर Mg² + 2। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय और अम्लीय सल्फेट मृदा। तो इसमें आ जाता है अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों लेस देन 7.0, मुख्यतः 5.5 होता है। ठीक है, 5.5 होता है। ठीक है, 7.7 होता है लगभग। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इसका जो है क्वेश्चन आ जाता है कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चूना, लाइम या CaCO3 का। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में किन तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है।
तो इसमें जो है आ जाता है साथियों, सी वाला राइट हो जाएगा, AlMn और Fe। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, केट क्ले के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मृदा का pH सूखने पर कितना हो जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। 3.5 से 4 होता है, कितना होता है, 3.5 से 4 होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में अम्लीय सल्फेट मिट्टियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, केरल, करी भूमि और पश्चिम बंगाल सुंदरबन में पाई जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में किस फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो किस उर्वरक का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला, रॉक फॉस्फेट को माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अगला भाग आता है, इसमें पूछा गया है अपर्दित, संकुचित और जल भराव वाली मृदा। तो इसमें आता है अगला क्वेश्चन कि जल क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है। तो कौन सी है, बौछार अपर्दन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा अपर्दन का कौन सा प्रकार किसान की मौत कहलाता है, क्योंकि यह अदृश्य होता है, क्योंकि यह अदृश्य होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, परत अपर्दन होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा संकुचन से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, बल्क डेंसिटी बढ़ाती है और सांद्रता घटती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलभराव वाली मिट्टी में किस गैस की कमी हो जाती है। किस गैस की कमी हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डूबी हुई या जलभराव वाली मिट्टी का विशिष्ट लक्षण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, अपचयन क्षेत्र का निर्माण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलभराव वाली मिट्टी में नाइट्रोजन का नुकसान मुख्य रूप से किस रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, विनाइट्रीकरण में होता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों, वो आ जाता है वायु अपरदन का वह प्रकार जिसमें मिट्टी के कण 0.1 से 0.5 मिलीमीटर हवा में चलते हैं क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा साल्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, साल्टेशन कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मृदा और जैव उपचार। तो इसमें आ जाता है साथियों पहला क्वेश्चन कि मृदा प्रदूषण का मुख्य भारी धातु स्रोत कौन सा है। तो इसका जो है मुख्य धातु स्रोत कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कैडमियम सीडी, लेड और लेड है पीबी और आर्सेनिक एएस, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधों द्वारा मिट्टी से प्रदूषकों या भारी धातुओं को सोखकर नष्ट या संचित करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, फाइटो रेमेडिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइटो रेमेडिएशन कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इताई रोग मिट्टी में किस भारी धातु के संदूषण और भोजन श्रृंखला में प्रवेश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, कैडमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषकों को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, बायोरेमेडिएशन होता है। क्या होता है, बायोरेमेडिएशन होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता और मानक। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता मापने के लिए RSC का क्या अर्थ है, RSC का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट
अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सुरक्षित सिंचाई जल के लिए RSC का मान कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला 1.25 मेग प्रति लीटर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि सिंचाई जल की विद्युत चालकता EC 250 से 750 माइक्रो मोस प्रति सेंटीमीटर के बीच है तो इसे किस वर्ग में रखा जाएगा। तो इसको जो है किस वर्ग में रखा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला मध्यम लवणीय में रखा जाएगा, मध्यम लवणीय में रखा जाएगा C2। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में किस तत्व की अधिकता पौधों में बोरान विषाक्तता पैदा करती है यदि इसकी सांद्रता कितने से अधिक हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला ग्रेटर देन 2 ppm। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय पानी का कृषि में उपयोग करने के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला ड्रिप सिंचाई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अगला भाग है, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन और GIS। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि ऊसर या लवणीय भूमि के चित्रण के लिए सबसे आधुनिक और प्रभावी तकनीक कौन सी है। तो सबसे आधुनिक और प्रभावी तकनीक कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा रिमोट सेंसिंग और GIS होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में मिट्टी के खारेपन का पता लगाने के लिए किस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंड का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला दृश्यमान विजिबल और इंफ्रारेड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि GIS का पूर्ण रूप क्या है। GIS का पूर्ण रूप क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 4th सेमेस्टर में भी पूछा गया था और फिर से पूछा गया है और शायद हमें लगता है 5th में भी पूछा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उपग्रह चित्रों में अत्यधिक लवणीय मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा चमकीला सफ़ेद। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियां और जैव उपचार। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्षारीय भूमि के जैविक सुधार के लिए सबसे उपयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा उपयुक्त सभी विलायती बबूल और सफ़ेदा देसी बबूल, ठीक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि केशुरिना इशूसेटिफोलिया कैजुअरिना का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार की मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला तटीय रेतीली और लवणीय मिट्टी में किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी से भारी धातुओं को हटाने के लिए हाइपर एक्युमुलेटर पौधों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, सरसों और सूरजमुखी। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता और उपयुक्तता वर्गीकरण। तो इसमें आ जाता है साथियों पहला क्वेश्चन हमारा USDA भूमि क्षमता वर्गीकरण के तहत भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 8, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के कौन से वर्ग केवल खेती के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ए वाला 1 से 4, ठीक है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण का कौन सा वर्ग वन्य जीवों, वानिकी और मनोरंजन के लिए आरक्षित है और खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा वर्ग 8। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि FAO भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण लैंड सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से कितने आदेश ऑर्डर्स होते हैं? तो मुख्य रूप से कितने आदेश ऑर्डर्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला 2 सुइटेबल और नॉट सुइटेबल होते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग फर्स्ट का रंग कोड क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला हरा ग्रीन होता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भाग 10 में कि विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली के तहत समस्याग्रस्त मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि शुष्क और अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी मिट्टी सबसे प्रमुख समस्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला मिट्टी लवणीय और क्षारीय मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आर्द्र और उप आर्द्र क्षेत्रों में जैसे उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख समस्याग्रस्त मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अम्लीय मिट्टी, एसिड सॉइल। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में धान की खेती में आने वाली प्रमुख मृदा समस्या कौन सी है? तो प्रमुख मृदा समस्या कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी वाला खारापन और जलभराव है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ढलानी और पहाड़ी कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों में मृदा क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है मुख्य कारण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला तीव्र जल बहाव और तीव्र ढलान। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि उन्नत और व्यवहारिक प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा कणाकार का कौन सा गुण अपर्दन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला सिल्ट या गाद। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मृदा में पौधों की वृद्धि रुकने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला उच्च परासरणी दाब के कारण भौतिक सूखा। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी मिट्टी का pH 8.2 और EC 3.5 और DS प्रति मीटर और ESP 18 है तो वह किस वर्ग में आएगी? तो वह जो है किस वर्ग में आती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला सोडियम क्षारीय में आती है। और यहाँ नोट में बताया गया है कि ESP लेस देन 15 और EC ग्रेटर देन 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला करनाल हरियाणा में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? IISS कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जिप्सम की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सोनोवर विधि से किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवणता के प्रति अत्यधिक सहनशील है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला जौ, वरले और ढैंचा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है सिवाय एक के? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मोलिब्डेनम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि धान के खेतों में जलभराव की स्थिति में कौन सा विषैला यौगिक बनता है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है,
H2S होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय जल से सिंचाई करते समय मिट्टी में लवणों के संचय को रोकने के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त पानी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इस मात्रा को जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला निच्छालन आवश्यकता कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल कितने मापदंडों की जांच की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थानिक उपकरण समस्याग्रस्त मृदा के स्थानिक विश्लेषण में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला, उपरोक्त सभी GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी में किस प्रकार के पौधों के समूह पाए जाते हैं? तो ये कैसे पाए जाते हैं? हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चूना पत्थर CaCO3 की शुद्धता और प्रभावशीलता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किस रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य में व्यक्त किया जाता है, CCE में व्यक्त किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अवनालिका अपर्दन का बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तो ये बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? खड या बीहड़ कहलाता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मृदा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मृदा संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अतिरिक्त महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 71 से 100। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है भाग 12 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम मिट्टी में उच्च विनिमयशील सोडियम Na प्लस के कारण मिट्टी ये इस प्रकार का है, Na प्लस, ऐसे ऊपर वाला प्लस है, ये यहाँ पर वाला नहीं है, ठीक है। मिट्टी के कणों का क्या होता है? तो मिट्टी के कणों का क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा विसर्कन या अपकीर्णन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में सोडियम के खतरे को मापने के लिए प्रयुक्त रेसिड्यूल सोडियम कार्बोनेट RSC का सूत्र क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, CO3 स्क्वायर प्लस HCO3 माइनस CA स्क्वायर प्लस Mg स्क्वायर प्लस। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जलभराव वाली स्थिति में आयरन का अपचयन किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? Fe क्यूब प्लस। तो इसमें आता है Fe स्क्वायर प्लस फेरस रूप जो अधिक घुलनशील होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए फ्लशिंग विधि क्या मतलब है? तो फ्लशिंग विधि का क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लवणों को पानी के साथ घोलकर मिट्टी की सतह से धोकर बाहर निकालना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में पादप वृद्धि को बाधित करने वाला प्रमुख विलायती तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एल्यूमिनियम Al विषाक्तता। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन रोकने के लिए विंड ब्रेक के रूप में उपयुक्त होती है? तो कौन सी उपयुक्त होती है विंड ब्रेक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नीम, इजराइल,
इजरायली बबूल और शीशम। राइट हो जाएगा डी वाला, ठीक है, ये सभी है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भूक्षरण को रोकने की शस्य विज्ञान विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला हो जाएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टियों में खेती। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की बल्क डेंसिटी बढ़ाने का सीधा परिणाम क्या होता है? तो सीधा परिणाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों जड़ विकास में रुकावट। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी का रंग गहरा काला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये किसके कारण दिखाई देता है? घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का सोडियम के कारण बिखरना और सतह पर आना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि लवणीय सिंचाई जल के वर्गीकरण में C3 वर्ग का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, उच्च लवणता वाला पानी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिमोट सेंसिंग उपग्रह भारत द्वारा मृदा और कृषि संसाधनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका साथ ही हो जाएगा बी वाला, रिसोर्स सेट। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मृदा में पायराइट के ऑक्सीकरण से कौन सा अम्लीय अम्ल बनता है? तो इसमें जो है कौन सा अम्ल बनता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी कैपेबिलिटी क्लास LCC के तहत वर्ग 4 की भूमि की क्या विशेषता है? तो इसकी क्या विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, गंभीर सीमाओं के साथ कभी कभी या सीमित खेती के लिए उपयुक्त। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य में सक्रिय कार्बन क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? सूक्ष्म जीवों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन जैविक स्वास्थ्य का सूचक है, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए हरी खाद के रूप में किस फसल को सबसे प्राथमिकता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, ढैंचा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लवणीय पानी से प्रभावित क्षेत्रों में किस सिंचाई प्रणाली को पूर्णतः वर्जित करना चाहिए? फिर इसका जो है राइट आंसर आता है दोस्तों कि ओवरहेड स्प्रिंकलर सिंचाई, क्योंकि पत्तियों पर नमक जमा होने से झुलसा रोग हो सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक होता है? तो कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, केरल और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मिट्टी में आर्सेनिक AS की विषाक्तता को कम करने के लिए किस तत्व का पूरक उपयोग प्रभावी पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, फास्फेट और लोहा Fe। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत की भूमि उपयोग नीति के अनुसार वर्ग 5, 6 और 7 की भूमियों का प्रबंधन मुख्य रूप से किसके अंतर्गत होना चाहिए? तो किसके अंतर्गत होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, कृषि वानिकी और चारागाह विकास के अंतर्गत होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के संघनन को तोड़ने के लिए किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सबसॉइलर या कढ़ाई तोड़ने वाला हल। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि धान की फसल के लिए किस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी अच्छी तरह प्रबंधित हो अपनी उच्च जल धारण क्षमता के कारण उपयुक्त हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। इसमें आ जाता है जलभराव और भारी क्ले मिट्टी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, CaSO4 2H2O। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जलभराव की स्थिति में
मिट्टी का रेडॉक्स विभव कैसा होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, ऋणात्मक या बहुत कम होता है। ठीक है, ऋणात्मक या बहुत कम होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फाइटो स्टेबिलाईजेशन तकनीक का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पौधों द्वारा प्रदूषकों और मिट्टी में ही स्थिर करना ताकि वे भूजल में ना मिले। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि पौधों द्वारा प्रदूषकों को मिट्टी में ही स्थिर करना ताकि भूजल में ना मिले। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0.7, सॉरी लेस देन 0.7। 0.7 ppm। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण में S1 वर्ग किसे प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, हाईली सुइटेबिलिटी, अत्यधिक उपयुक्त। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव उपचार के लिए प्रयुक्त VAM माइकोराइजा मिट्टी में मुख्य रूप से किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है? तो किस तत्व की मुख्य रूप से उपलब्धता बढ़ाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फास्फोरस पी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मृदा क्षरण सॉइल इरोशन को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन USLE का सही रूप क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, A=RKLSCP। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की जो अगली वीडियो आएगी वो 101 से जो है शुरू करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को हाइप करना कतई मत भूलना। और आप चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को जो है आंसर की ज़रूर से प्राप्त हो जाएगी, ना तो आपको हमसे बात करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जो टॉप 20 या 30 ये देखते हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, वो तो सही बात है कि आपने टॉप पढ़ लिए, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ लिए, 50 पढ़ लिए, 60 पढ़ लिए, तो भैया टॉप होते कौन से हैं इसमें? वही टॉप हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, समझ गए? अब जैसे मान लिया, अब कितनी प्रकार की फसलें हैं, जितनी प्रकार की फसलें हैं वो सभी क्या है, टॉप क्वेश्चन हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में उन्हीं से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, वो उसका पूछा जाएगा, तो वो भी टॉप हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है गुणसूत्र, उनमें कितने कितने होते हैं, किसमें काहे के, मतलब हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, कहाँ पैदा हुआ है, क्या उपज है, ठीक है, किससे किसान को फ़ायदा है। जैसे चाहे जानवरों को देख लो, कौन सी गाय या कौन सी भैंस जो है अच्छा दूध देती है, ठीक है, कौन सी गाय या भैंस कम चारा खाती है, अच्छा दूध देती है, कौन सी ऐसी है जो चारा भी बहुत खाती है लेकिन दूध अच्छा नहीं देती है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो है कॉमन सी बातें हैं। टॉप के चक्कर में कतई मत पड़ो, आप अपना सिलेबस जो है एक और से शुरू करो और एक और तक उतार दो। जैसे मैंने 500 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से आपके तैयार कराए हैं, ठीक है, पूरे सिलेबस से। टॉप तो होंगे ही होंगे भैया, इसमें टॉप तो न जाने कितने होंगे। अगर हम टॉप इससे बनाएं तो लगभग हमारे हिसाब से तो इसमें 300-400 तो हम टॉप ही बना देंगे। ठीक है, टॉप होते कौन से, वही तो बता रहे हैं आपको, टॉप वही हैं। उसका जो है वैज्ञानिक नाम आपने याद कर लिया, ठीक है, जितने भी हैं जो कॉमन से हो जाएंगे, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, तो ये क्या है, ये कॉमन
फसलें हैं, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए, टॉप में वही सब आ जाता है। अब जैसे ये जो है ये मिट्टी से संबंधित जो है सब्जेक्ट है, आज का ये जो सब्जेक्ट है ये मिट्टी से संबंधित सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें मिट्टी से संबंधित ही क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, आपको टॉप कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी परतें होती हैं ये सब, ठीक है, सबसे ऊपर की परत क्या कहलाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लेनी है। और दुनिया में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, आप एग्रीकल्चर से हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की मिट्टी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टॉप में ही आ जाती हैं, जो कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं। अब आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर में जब एग्ज़ाम दिया था हिंदी का, ठीक है, तो उसमें जो आपका जीवन परिचय हुआ करता था या साहित्यिक परिचय हुआ करता था, तो उसमें जो है वो कई बार साहित्यिक परिचय पूछे जा चुके थे। तो आपको टीचर क्या कहा करते थे, टीचर कहा करते थे अगर आपके 5 हैं तो आप 3 या 4 तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपको 3 दे दिए जाएंगे। और अब तो हो सकता है हमें लग रहा है 2 ही मिलते हैं, अगर 2 मिलते हैं तब भी तो आपको 3 तैयार करने पड़ेंगे, कम से कम आपको 3 करने पड़ेंगे। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ हमने जब 3 तैयार किए हैं तो 1 तैयार करने में क्या जा रहा है भाई, जब 3 हम तैयार कर चुके हैं तो 1 तैयार करने में क्या जा रहा है। और अगर 1 तैयार कर ले रहे हैं तो हमारे तो ये तो जो भी इसमें नंबर मिलेंगे वो तो पक्के हो जाएंगे भैया, नहीं पक्के हो जाएंगे। तो वही चीज़ तो बता रहे हैं भाई, टॉप के चक्कर में मत पड़ो, आप एक हिसाब से एक और से शुरू करिए, एक और तक समाप्त करिए, बस शुरू से शुरू करिए लास्ट तक समाप्त करिए बस। अब जैसे हमने ये 500 क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है, 500 हो या 400 हो, इसमें हमें लग रहा है 400 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 400 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बेकार से बेकार टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है जिस टॉपिक से पहले क्वेश्चन पूछे गए हों उसी टॉपिक से आपसे अब भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखें, ज़्यादा टॉप के चक्कर में नहीं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि आप जो है टॉप क्वेश्चन ना पढ़ें, टॉप क्वेश्चन भी पढ़ें, लेकिन आप जो है अपने सिलेबस को तैयार पूरा ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये चीज़ हम कह रहे हैं कि जैसे आपने कहीं देख लिया टॉप 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों से क्या आप पेपर आ जाएगा, क्या आपका हो जाएगा पेपर, आप 10 क्वेश्चनों से कर लोगे आप पेपर पूरा। 50 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 75 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 80 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चनों से पूरा हो जाएगा या 30 क्वेश्चनों से पूरा हो जाएगा। तो भैया जब 75 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3-4 गुने उनसे तैयार करने चाहिए, तब जाके आपके 50 में लगभग 45 या 30 या 20 ऐसे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और आपके अगर 18 से कम रह जाएंगे तब तो भैया आपकी वो तो ग्रेस लगेगी या तो बैक लगेगी। आप जब 20 ही तैयार करके लेकर जाओगे, ठीक है, पूरे पेपर भर में टॉप के पढ़ लिए 35 पढ़ लिए, 35 में से आए उसमें 10, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए हमने जो है आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन तैयार करे हैं। और इससे पहले जो हमने बनाए थे, ठीक है, इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री के, तो उसके तो हमने कई बना दिए थे, बहुत से क्वेश्चन बना दिए थे। तो वो अगर जितने हमने बनाए थे वो अगर आप सभी पढ़ लेते हैं, वो सभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, और जितना हमने पढ़ाया उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, बेफजूल की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दें, अपना समय बर्बाद ना करें। और ये आपका जो है अंतिम पेपर हो रहा है, ठीक है, मेन पेपर जो है ये अंतिम हो रहा है। इसके बाद मुश्किल ही हो, मुश्किल क्या, आप 7 से आपका रवे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 में आपका रवे है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, फाइलें बनेंगी बस, और आप लोगों को जो है टहलने को मिलेगा। तो ये जो है इसमें आप ध्यान करके पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए और हमको भी सपोर्ट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।